दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में मौसम की मार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है, तो वहीं झारखंड के पाकुड़ में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। उत्तराखंड के टिहरी और एमपी के रीवा में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। आफत की बरसात, तबाही की बाढ़, पहाड़ों से मैदानों तक पानी ही पानी। राजधानी में सड़कें बनी तालाब। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बारिश का सिलसिला जारी है। देश में मानसून इस बार देरी से आया। जब तक मानसून ने उत्तर भारत में दस्तक नहीं दी थी, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। मगर जब से मानसून आया है, बेशक लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबतों की सौगात लेकर भी आया है। बारिश के बाद बड़े बड़े शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। यहाँ यमुना बाजार और वजीराबाद में सड़कें छोटे तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। पानी के प्रहार की इन 5 तस्वीरों से आपको देश के अलग अलग हिस्सों का हाल समझ में आ जाएगा। गुरुग्राम, दिल्ली, टिहरी और झारखंड। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। अगर आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई थी। लेकिन अभी सड़कों पर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति सड़क के किनारे पर देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। बारिश की वजह से सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर यमुना नदी की है। लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली के खानपुर में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। पानी भरने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बदरपुर के पास पुल प्रहलादपुर इलाके में बने अंडरपास में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया। अंडरपास के आसपास सड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कई घंटों की बारिश की वजह से पुल प्रहलादपुर इलाके में कई जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। टिहरी में नेशनल हाईवे नंबर 94 और नेशनल हाईवे नंबर 58 पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से लोग परेशान हैं। चंबा के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे नंबर 58 का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन लापरवाही की वजह से नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिनसे लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। इसमें लोगों को जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मलबा जब गिरता है तो मलमा को आधा खत्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं तो बारिश जब होती है तो मलमा आधा से ज़्यादा आ जाता है और रोड ब्लॉक हो जाती है।
ये बार बार की परेशानी होती है। हाँ, निश्चित तौर पर जो हाईवे रोड हैं आजकल बरसात के कारण ऊपर से पत्थर गिरने के कारण कभी कई एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कई किसी की ऐसी अचानक ऐसी दुर्घटना हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कार्यदायी संस्था की गलती है भाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रीवा में जमीन खिसकने से कई जगह सड़कें बंद हो गई। सड़कों पर कई जगह बड़े पेड़ भी गिरे हुए दिखाई दिए। तो वहीं तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में भी उफान है। वहां पर बेलन नदी में उफान की वजह से डी पुल डूबा हुआ है। सड़कें बंद होने की वजह से कई गांवों का संपर्क आसपास के इलाके से कट चुका है। नदी अपने उफान पर है। ये बरहा पार का क्षेत्र जो ग्राम अमिलिया में ये पुल बनी है, पुल के ऊपर से कई फीट ऊपर से पानी चल रहा है, जबकि यहाँ कोई भी कर्मचारी अभी तक न राहत के लिए आया, न देखने आया, और न ही अभी सुबह से या कहें रात से लगातार बारिश चल रही है। बारिश भी नहीं बंद हो रही, जिसके कारण यहाँ के सारे लोग, गरीब जनमानस, किसान, सारे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई है। गुना में कई इलाके टापू बन गए हैं। जगह जगह मकानों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी का कब्जा है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जो लोग किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। नीचे घर हैं उनमें भी पानी भरा जाता है, और जहाँ से बाहर निकलते हैं उनमें भी परेशानी है। कोई गिर भी जाता है, और रोड भी, गड्ढे भी है इस रोड में। झारखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हजारीबाग के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। हजारीबाग के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। कई जगह लोगों के मकानों में भी ये पानी भरा नजर आया। जो है से पूरा नदी बन गया है और कोई नली नहीं है। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है, बाई चांस कभी उसमें करंट आ गया तो इसमें कितना बड़ा दुर्घटना होगा इसका कोई बोल नहीं सकते हैं। नाली का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं बन चुका है, जिसके कारण आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। रोड भी टूट चुका है आगे जाकर के। ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर है। अगर कोई तार गिरता है, लाइट भी है, तो जान माल का नुकसान हो सकता है। झारखंड में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है और इसी वजह से कई गांवों में पानी भर चुका है। वहां पर पाकुड़ में कई गांवों में पानी भर गया। लोगों के मकान पानी में डूबे दिखाई दिए। सड़कें छोटी नदी बन गई। लोगों को घुटनों तक पानी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वीडियो साहब ने कोई हम लोग को अलाउड नहीं कर रहा है। अभी तक आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं इन लोग। खाली ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ तुम लोग का काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। रोड में कितना पानी है, अभी घर पे भी कितना पानी है, सब रहना मुश्किल हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत न मिलने के आसार भी जता दिए हैं, जबकि राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसी कड़ी में झारखंड के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। देश में मानसून गर्मी से राहत देने के लिए आता है, लेकिन यही मानसून जब चरम पर होता है तो राहत को आफत बनने में देर नहीं लगती। देश में मानसून की मौजूदा तस्वीर इसी आफत को दिखाती है। पहाड़ हो या फिर मैदान के इलाके, हर तरफ बारिश इस बार लोगों की मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन काफी अहम हैं। दरअसल मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों में 4 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का घमासान देखने को मिलेगा और इसीलिए सभी को सावधान रहने की भी जरूरत है। बिहार के मधेपुरा में अपनी मांगों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे इन छात्रों ने कॉलेज में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधा न होने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में कुछ छात्रों ने अस्पताल के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने गेट बंद करने की कोशिश की, जिसका अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों ने विरोध किया। इसके बाद छात्र और उन लोगों के बीच झड़प भी हुई। वहां हुए हंगामे की वजह से बाहर गाड़ियों में बैठे कई मरीज अस्पताल के अंदर दाखिल होने का इंतजार करते दिखे, जबकि हंगामा करने वाले छात्रों ने अपनी परेशानियां गिनाई। ना ही पानी का हम लोग का सोल्यूशन है, 4 दिन से बिजली कटी हुई है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया, जिसके बाद उनका हंगामा शांत हुआ।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए। खबर है कि रात करीब 9:45 पर बड़ी ब्रह्मणा में सेना के कैंप के ऊपर 2 ड्रोन मंडराते दिखे, जबकि इसी इलाके में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर भी 2 ड्रोन दिखाई देने की जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार बारिश से उफान पर आई बागिन नदी में एक कार फंस गई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों ने महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के को जमकर पीट दिया। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट की वजह से वहां गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क के किनारे संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बैग की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और संदिग्ध बैग को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी। इलाके के लोगों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान बैग में छोटा धमाका भी सुनाई दिया। अब थोड़ा धमाका तो हुआ, हम लोग को नजर से बम ही था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तालाब के ऊपर उठे बवंडर से सिंगाड़े की फसल तबाह हो गई। इस बवंडर की वजह से इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। नैनीताल में काले शीशे वाली एक गाड़ी रोकने से नाराज कुछ लोग पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी में सवार पर्यटकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 तलाक के खिलाफ बने कानून को 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जब से 3 तलाक के खिलाफ कानून बना है तब से इनके केसों में भी कमी आई है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आवाज भी बुलंद होकर सामने आई है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद से एक कुप्रथा का भी काफी हद तक अंत हुआ है। एक अगस्त की तारीख देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस तारीख को पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानून लाकर कड़ी चोट की थी। यही वजह है कि इस तारीख को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के कई इलाकों में कुप्रथा के खिलाफ इस कानून को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार के इस कदम को एक ट्वीट के जरिए ऐतिहासिक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की क्रिमिनल कुप्रथा के चंगुल से निकालकर उनके आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को पुख्ता करने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के लिए हितों के दरवाजे खोलने वाले इस कानून के आने के बाद न सिर्फ 3 तलाक के मामलों में कमी आई है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उनके अधिकारों की भी हिफाजत हुई है। इसी खास मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव शामिल हुए। बड़े पैमाने पर जो 3 तलाक था, उसका जो क्रिमिनल कुरीति थी, जो कुप्रथा थी, उसके खात्मे के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को राहत तो मिली, लेकिन उसके साथ ही साथ उस परिवार को भी राहत मिली है जो परिवार की इससे परेशान रहता था, असुरक्षा का एहसास कराता था। और मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। दरअसल 3 तलाक के खिलाफ बने इस कानून को 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक जुलाई 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ ही ये कानून अस्तित्व में आ गया था। केंद्र सरकार की तरफ से इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस नाम दिया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के इस खास मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 3 तलाक कानून बनने के बाद से अब तक 17 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें छलक उठी।
अब ये समझिए कि आखिर ये कानून है क्या। इस कानून के मुताबिक 3 तलाक पूरी तरह गैर कानूनी है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक साबित हुआ तो 3 साल की जेल होगी। मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला का पक्ष सुने बिना आरोपी को जमानत नहीं दे सकता। साथ ही पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है। यही वजह है कि मुस्लिम महिला अधिकारों की लंबी जंग लड़ने वाली शाइस्ता अंबर भी सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ। करीब लंबा संघर्ष में हमने औरतों के जो निकाह के सुरक्षित नहीं हो पाते थे और कुरान के कानून के खिलाफ और उनके लॉ के खिलाफ, मुस्लिम लॉ के खिलाफ जो घर टूटते थे, उसको लेकर के काफी लंबा संघर्ष किया और कानून बना। बहुत अच्छी बात है, केसेस कम आ रहे हैं। इस कानून के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जिस तरह से रक्षा हुई है, उसको लेकर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये हमारी बहुत ही खुशनसीबी है कि हमें इस जन्म में हमारा ये जो है हिंदुस्तान में हमारी ये जो शख्सियत है वो इस वक्त को देख पा रही है कि ये जो तलाक जो एक इतनी बड़ी हमारे ऊपर दहशत की जिंदगी बना करके रखती थी, उससे तो हमें निजात मिल गई। जो ये कुप्रथा का अंत था, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हटा है, ये काफी हम लोग के लिए खुश मिजाजी है और सबसे बड़ी बात कि हम लोग के लिए आज़ादी का दिन है। मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो 2 साल पहले जो ये लॉ आया है उससे मैं बेहद खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं किसी भी बहनों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा ये लॉ निकाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, किसी भी समाज में किसी भी कुप्रथा को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने किया। उधर 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे होने के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी घेर लिया। जो लोग इस क्रिमिनल कुरीति और कुप्रथा के संरक्षक और समर्थक रहे हैं, जो नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस कुरीति और कुप्रथा के चंगुल से बाहर निकले, वो आज भी इस मुद्दे पर कहीं न कहीं बेचैन है, कहीं न कहीं इस तरह के बेसर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथा ने हजारों मुस्लिम परिवारों को न सिर्फ तोड़ने का काम किया, बल्कि इस कुप्रथा की वजह से न जाने कितनी ही मुस्लिम महिलाओं को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इसके खिलाफ कानून न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए एक रक्षा कवच के जैसा है, बल्कि ये कानून करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को भी बदल चुका है। झारखंड के पलामू जिले से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रेलवे पुल पर चढ़े कुछ लड़के नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए, जबकि वहां बने इस पुल और नदी के बीच काफी दूरी है। इसके बावजूद ये बच्चे बेखौफ होकर नदी में कूदते दिखे। इतना ही नहीं, एक लड़के ने तो तेजी से दौड़ते हुए पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद वहां मौजूद एक के बाद एक कई लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाते नजर आए। नदी में कूदने के बाद ये सभी लड़के तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन बारिश की वजह से उफनती नदियों के बीच इस तरह का खेल उन्हें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का एक दिन का मैराथन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात भी दी। अमित शाह के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी के ये रणनीतिकार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद फूंक चुके हैं। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान 2022 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सूबे में बीजेपी सरकार बनने का ऐलान कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह।
प्रदेश को मिली कई योजनाओं की सौगात। अमित शाह ने किया विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास। अमित शाह का मिशन यूपी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। चूंकि अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 6 घंटे में उत्तर प्रदेश का मैराथन दौरा किया। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से की। लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह का स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद अपने दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह ने सबसे पहले लखनऊ के पीपरसंड में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट 50 एकड़ में बनेगा और इसे बनाने में 207 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा और इसके बनकर तैयार हो जाने के बाद जटिल आपराधिक मामलों की जांच में मदद भी मिलेगी। इंस्टीट्यूट में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे। शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट के कोर्स की कुल 500 सीटें होंगी। इस इंस्टीट्यूट में बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस, एक्सप्लोसिव नार्कोटिक्स डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी लैब, सीरम साइंस लैब और बायोलॉजी लैब भी होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वागत संबोधन में गृह मंत्री का स्वागत किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। फॉरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। सहयोग और मार्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जय घोष के साथ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सूबे को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम किया है और इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक विकासशील राज्य की बनी है। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर
44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। अमित शाह ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं विपक्षी नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करने लगते हैं। ये वो नेता हैं जो कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते, ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते, लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब न देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को सूबे में हुए विकास के कार्यों को देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, गरीबों, सबके लिए काम किया है। फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने, उनकी सेहत की जानकारी लेने पहुंचे और उन्होंने कल्याण सिंह की देखरेख कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। लखनऊ में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर की तरफ रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां मंदाकिनी नदी में लगातार बढ़ रहे पानी ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत बढ़ा दी है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने मंदिर और कई घरों पर पहले से ही पानी का कब्जा हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार बढ़ रहे पानी से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई इलाकों को पहले ही खाली करवा लिया गया, जबकि खतरा बढ़ने के बाद नदी पर बने कुछ पुलों पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज ई-रूपी योजना शुरू करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी योजना की शुरुआत करेंगे। ई रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा मिलेगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। वो वहां त्रिपुरेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गई, जबकि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज बाढ़ से प्रभावित सांगली के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों में जाकर परेशान लोगों से बात करेंगे। उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए हॉटलाइन स्थापित की गई। दिल्ली में सागर धनखड़ पहलवान मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक तरह से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी है। क्राइम ब्रांच ने अपनी 3 महीने की मैराथन तफ्तीश के बाद चार्जशीट तैयार कर ली और खबर यही है कि क्राइम ब्रांच आज अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर सकती है। सूत्रों से पता चला है कि चार्जशीट में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसके साथ ही इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी के 5 आरोपियों की तलाश चल रही है। सागर हत्याकांड मामले की चार्जशीट तैयार। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। सुशील पहलवान समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी खोलेगी और राज। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें अब शायद और बढ़ने वाली हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी 3 महीने की तफ्तीश के बाद आखिरकार चार्जशीट तैयार कर ली है और न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगाते हुए सोमवार को दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल भी कर देगी। सूत्रों से पता चला है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। दिल्ली के बहुचर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सोमवार को दिल्ली की अदालत में एक महत्वपूर्ण चार्जशीट दाखिल कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार सहित 15 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। 3 महीने की मशक्कत और तफ्तीश में ये बात का खुलासा हुआ है कि पहलवानों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई ही बनी सागर धनखड़ की हत्या की वजह। जांच के दौरान पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई थी, जिसमें न केवल सुशील कुमार की पत्नी के नाम का वो फ्लैट भी शामिल था जिसमें सागर धनखड़ रहता था। तफ्तीश में ये बात भी सरकारी कागजों में दर्ज की गई है कि सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे, जिससे सुशील पहलवान नाराज था। पुलिस को चार्जशीट तैयार करने में सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने काफी अहम भूमिका निभाई। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किसी भी भारी चीज से वार की वजह से गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मॉडल टाउन थाने में अपहरण, हत्या और हत्या की कोशिश के साथ साथ जानलेवा चोट पहुंचाने वाली धाराओं के अलावा 14 दूसरी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में पहलवान सुशील कुमार का शुरू से कहना है कि उसने हत्या के इरादे से कुछ नहीं किया था। मारपीट जरूर हुई थी, लेकिन उसका मकसद हत्या नहीं था। करीब 3 महीने की मैराथन जांच के बाद पुलिस ने सागर हत्याकांड में चार्जशीट तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में 20 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 15 गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हुई है, लेकिन जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में कुछ और आरोपी भी हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। 5 फरार वांटेड बदमाशों में से 3 इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। प्रवीण उर्फ चोटी,
असौदा गांव, जोगेंद्र काला असौदा गांव। सबसे अहम बात यह है कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिस काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था, उससे क्राइम ब्रांच जल्द ही इस मामले में पूछताछ करने वाली है। सुशील कुमार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उसे काला जठेड़ी से जान का खतरा है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की 3 महीने की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और सुशील कुमार के भी रिश्ते थे। छत्रसाल स्टेडियम में बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के गैंग मेंबर आया जाया करते थे। यही वजह है कि अब जल्द ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काला जठेड़ी से भी पूछताछ करेगी। आपको ये भी बता दें कि पहलवान सुशील कुमार ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर 4 और 5 मई की दरमियानी रात छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उसके साथी सोनू महाल को काफी बुरी तरह से मारा था। इस हमले में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं, जबकि मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में कैद हुई उसकी फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा सीसीटीवी की फुटेज और छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान भी तफ्तीश में शामिल किए गए। पुलिस की छानबीन में यह भी सामने आया है कि सुशील पहलवान की आड़ में सागर हत्याकांड में शामिल आरोपी और पहलवानों के दोनों खेमों के लोग विवादित जमीन की खरीद फरोख्त करने और कब्जा दिलवाने के लिए उगाही के रैकेट से भी जुड़े थे। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी जुड़े हुए थे।